हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। देखो, आज जो हमें पढ़ना है, लास्ट टॉपिक पढ़ना है सेल का, जो है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। बाकी सारे हमने टॉपिक पढ़े हैं, आई बटन पे आप जाके सारी वीडियोस देख लें, प्लेलिस्ट है उसके अंदर डली हुई। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखो क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कुछ इस तरीके से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उससे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये लाइन बड़ी है, ये जो पर्टिकुलर लाइन बड़ी है या ये बड़ी है। जाहिर सी बात है, ये लाइन बड़ी है या ये वाला पार्ट बड़ा है, तो जाहिर सी बात आप बोलोगे सर ये, क्योंकि इसको खींचने पे ये और ज़्यादा सरफेस एरिया लेगा, ये ज़्यादा एरिया एक्वायर करेगी, ये ज़्यादा लाइन बड़ी हो जाएगी। तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली जो लाइन है, ऐसी जो लाइन है, वो होती है इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो होती है जिसमें ज़्यादा सरफेस एरिया होता है, मोर सरफेस एरिया फॉर रिएक्शन। अब कौन सी रिएक्शन होगी वो मैं आपको बताऊंगा, पर याद रखना है ये ज़्यादा एरिया यहाँ इस पार्ट पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारा एरिया मौजूद है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक डीप फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है, डीप फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन, और आउटर जो मेम्ब्रेन है इसकी बहुत ही नॉर्मल सी होती है। तो याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली बात याद रखना कि आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो इतनी ज़्यादा फोल्डेड नहीं होती, और इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। अब ऐसा क्यों होता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है? तो आप एनसीईआरटी की बुक्स अगर पढ़ोगे तो आप बोलेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका पावर हाउस है, यानी कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल हैं उन सबको, और यानी पूरे के पूरे सेल को जो पावर देने वाला है, जो पूरी एनर्जी देने वाला है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये करता क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक रिएक्शन चलती रहती है जिसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन रिएक्शन, या कुछ लोग उसे कर्ब रिएक्शन भी बोलते हैं। आप रेस्पिरेशन रिएक्शन इसके अंदर चलती है, जिससे होता क्या है चलो देखते हैं। सबसे पहले अब मान लो आपका ये पूरा सेल है, ये आपका पूरा सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया बाहर से अंदर C6H12O6 ग्लूकोज लेगा, ठीक है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन डाल के, ये दोनों आपस में रिएक्ट होंगे, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, और क्या बनाएंगे? CO2 प्लस वाटर वेपर, और साथ में बनेगा ATP। यस, ATP, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ATP पता है क्या चीज़ होती है? आपकी पूरी बॉडी, पूरी मसल्स, पूरा ब्रेन कैसे काम करता है? इस ATP के ऊपर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो हर सेल के अंदर है वो ATP बना के हमारे मसल्स को, हमारे स्टमक को, हमारे ऑर्गन्स को पावर देता है। अब ATP जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन A ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म है। तो आप याद रखना है ATP जो है आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये आपकी पूरी इसकी फुल फॉर्म है। अब क्या करता है? इसे एनर्जी करेंसी बोलते हैं। जैसे हम एनर्जी देते हैं किसी को, तो क्या होता है? जैसे हम किसी को पैसे देते हैं तो हमें कुछ सामान मिलता है, वैसे ही हम अगर ब्रेन को एनर्जी देंगे, क्योंकि एनर्जी करेंसी मीन्स पैसे की तरह, पैसे आप किसी को दोगे तो बदले में वो आपका काम करेगा। वैसे ही ब्रेन कब काम करेगा? जब आप उसे ATP की करेंसी देंगे, मतलब ATP का मॉलिक्यूल देंगे, तो वो आपके लिए ब्रेन और जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो आपके लिए काम करेंगे। तो याद रखना, जो ATP है उसका नाम मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सारे फंक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे लिए पावर हाउस है, पावर हाउस। दूसरा, ये आपके लिए प्रोड्यूस करता है एनर्जी करेंसी मींस अगर आप ये करेंसी दोगे, मतलब ये एनर्जी, मतलब ATP का मॉलिक्यूल जिसको दोगे वो आपको बदले में एनर्जी देगा। तो ये बनाता है आपका प्रोड्यूस एनर्जी करेंसी कॉल्ड ATP। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एनर्जी करेंसी कौन बनाता है?
जो कि एटीपी कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, और ये पावर हाउस ऑफ दी सेल है। अब इसकी डीप फोल्डेड मेम्ब्रेन, उनका नाम क्या है, जो अंदर ये फोल्ड मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, जो आपको इनर मेम्ब्रेन दिख रही है, जो आपकी डीप फोल्डेड बोलते हैं इनको, डीप फोल्डेड, तो इनको बोलते क्या है, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। यस। अब मैं आपको एक बात बता दूं, याद दिला दूं, अगर आप पुरानी वीडियो देख रहे हो तो पुरानी वीडियो में मैंने एक और वर्ड बताया था जिसका नाम था सिस्टर्न। एक है क्रिस्टे और एक होता है सिस्टर्न। इनके बीच में बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते क्या डिफरेंस है, कि एक तरफ सिस्टर्न्स है और एक तरफ क्रिस्टे है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला जो आपका क्रिस्टे है वो फोल्डेड होता है, फोल्ड होता है, ये देखो फोल्डेड है इसके अंदर, और जो बिल्कुल प्लेन और फ्लैट हो वो होता है सिस्टर्न्स। ये फोल्डेड क्यों होता है, क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया देता है, यहाँ हर जगह कोई ना कोई एनर्जी की रिएक्शन हो रही होगी। सरफेस एरिया कैसे, क्योंकि सीधी लाइन में सरफेस एरिया नहीं होता, अगर लाइन ऐसे होगी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एरिया है। तो याद रखना कि सिस्टर्न जो होते हैं आपके सिस्टर्न्स वो फ्लैट होते हैं और क्रिस्टे जो आपके होते हैं वो फोल्डेड होते हैं। फोल्डेड का मतलब ये ज़्यादा एरिया देंगे। इसके अंदर फ्लूइड्स रहते हैं, क्या रहते हैं, फ्लूइड्स, ठीक है। और सबसे मेन डिफरेंस है, पहला डिफरेंस क्या है कि जो आपके सिस्टर्न्स हैं, ठीक है, वो आपके बहुत ही ज़्यादा फ्लैट होते हैं, और जो क्रिस्टे होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फोल्डेड होते हैं। सिस्टर्न्स के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, इसके अंदर रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है। फिर आपके सिस्टर्न्स जो होते हैं वो होते हैं आपके गोल्गी एपेरेटस में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और ये आपके जो क्रिस्टे होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आप तीनों डिफरेंस लिख लेना, आप कॉपी में प्लीज़ इसको बना लें कि क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या ये काम करते हैं। तो सिस्टर्न बिल्कुल अलग है, और ज़्यादातर पेपर में जो आपके सिस्टर्न्स नहीं बल्कि क्या आता है, क्रिस्टे की। व्हाट इज क्रिस्टे, ये डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है विच इज़ फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस और प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो आप दोनों में अंदर डिफरेंस समझ गए थे। सिस्टर्न्स जो हैं आपकी वो आपके किसके अंदर पाई जाएगी, गोल्गी एपरेटस में और आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और आपके क्रिस्टे जो है दोनों की स्पेलिंग अलग है, CRISTAE क्रिस्टे, ये डीपली फोल्डेड होती है और ओनली इन माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। और करती क्या है ये, इट गिव्स लार्ज सरफेस एरिया टू दी फॉर दी रेस्पिरेशन रिएक्शन टू दी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम पावर हाउस और प्रोड्यूसिंग एनर्जी ATP, और जितनी भी ये क्या बोलते हैं, ये एनर्जी सप्लाई भी करता है आपका एनर्जी को, यानी कि ATP को ये सप्लाई करेगा। और जितने भी फोर्थ इसका सबसे मेन काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये होता है मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब इसी के बिहाफ पे, इसी के वजह से पूरी के पूरी सेल एक काम कर पाता है, नहीं तो सेल के अंदर कोई भी काम ना हो पाए अगर ये एनर्जी ना बनाए। तो मैकेनिकल वर्क का मतलब होता है चाहे सेल, कोई भी सेल के अंदर मोशन हो रहा हो, कोई भी सेल के अंदर आप बोलते हो एक्टिविटी हो रही हो, कोई भी रिएक्शन चल रही हो, तो उसके लिए बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ और मैकेनिकल वर्क। बायोकेमिकल एक्टिविटी का मतलब मैंने बताया कि जितने भी अंदर रिएक्शन चलती है उससे जो केमिकल बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटी, और वैसे ही मैकेनिकल वर्क भी करेगा। और फिफ्थ, इसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल इसे क्यों बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको जब माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर खुद के राइबोसोम होते हैं, मतलब खुद के प्रोटीन बनाने वाले सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम आप जानते हो प्रोटीन बनाते हैं, तो राइबोसोम जो है वो आपके प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं, और वो इनके पास खुद के होते हैं, अपने खुद के, किसी और दूसरे के नहीं। और दूसरा इनके अंदर खुद का DNA होता है जो कि सिर्फ न्यूक्लियस के पास था। तो याद रखना इनके पास खुद का DNA भी होता है और खुद के राइबोसोम भी होते हैं, इसलिए बोलते हैं ये बहुत ही स्ट्रेंज है। मतलब इनको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है DNA वगैरह के लिए, खुद के अपना खुद का DNA रखते हैं, खुद के अपना प्रोटीन रखते हैं, तो ये सबसे अलग है। तो इन्हें हम फिफ्थ में आपको बता देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं। स्ट्रेंज सेल ऑर्गेनल क्योंकि इनके पास खुद का DNA और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, और खुद का प्रोटीन सिंथेसिस खुद ब खुद चलता है क्योंकि राइबोसोम का काम ही किया है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो 5 सबसे मेन चीज़ें थी इसके ऊपर। अब नेक्स्ट जो है हमारे इंपॉर्टेंट वो है, आपको मैं प्लास्टिड्स बताना चाहता हूँ कि प्लास्टिड्स क्या है, तो ध्यान से देखते रहें। तो प्लास्टिड क्या होते हैं, ध्यान से देखो। तो प्लास्टिड होते हैं ये सिर्फ ओनली
इन प्लांट के अंदर होता है। प्लांट और एनिमल सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि ये प्लास्टेड सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। करते क्या है प्लास्टेड? बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसे हमने 2 टाइप में बांटा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने इसे 2 टाइप में बांटा हुआ है, पर हम इसे 3 टाइप में बांट सकते हैं। अगर हम ध्यान से एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसे 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा जो है वो आपका है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब कुछ लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही आता है क्लोरोप्लास्ट, पर मैं क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट को अलग अलग रखता हूँ। वैसे क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट ले लेते हैं, पर आप क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट अलग अलग लिखो तो ज़्यादा बेटर है। आप 3 पार्ट में रखा करो कि प्लास्टेड हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि प्लास्टेड ओनली इन प्लांट होता है, और ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्योंकि प्लास्टेड का मतलब क्या होता है? जो कलर दे, क्या दे? कलर दे, और कुछ रिएक्शन करने में हेल्प करे। अब देखते हैं ना, हमारे बॉडी में भी अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे ब्लैक कलर, जैसे आप हीट जल्दी एब्जॉर्ब करता है, वैसे ही मैं आपको एक बात बता दूं कि प्लास्टेड में होता है क्रोमोप्लास्ट, जो कि बहुत सारे फ्रूट को, जो आपने फ्रूट्स के अंदर आपने कलर देखा होगा, तो आपने फ्रूट्स के अंदर जो भी कलर देखा हुआ है वो आता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर, फ्रूट कलर। ये होता है आपका लीफ के अंदर ग्रीन कलर देने वाला केमिकल, ग्रीन कलर। और उस केमिकल का नाम होता है, जो आपका केमिकल होता है ग्रीन कलर देने वाला, उसका नाम होता है क्लोरोफिल। यस, क्लोरोफिल। तो आपका क्लोरोप्लास्ट जो है आपका, वो आपका क्लोरोफिल रखता है, जो कि एक केमिकल होता है ग्रीन कलर रखने वाला, विच एब्जॉर्ब सनलाइट। यस, सनलाइट की जितनी भी रिएक्शन है वो आपकी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो आपको मैं तीनों का एक बार फंक्शन बताता हूँ। ये आपके वेरियस कलर देता है, बहुत सारे कलर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा सारे कलर के लगभग फ्रूट्स हैं। ऑरेंज का ऑरेंज ही है, आप लोग रेड का ले लो, स्ट्रॉबेरी होगी आपकी, आप वाइट ले लो। तो वाइट के अंदर आपने देखा होगा ऊपर रेड है और नीचे वाइट, अंदर वाइट होता है, वो लीची आपकी। तो ऐसे बहुत सारे आपने कलर के, ग्रीन कलर का देखा होगा आपने, हर कलर का फ्रूट होता है। तो वो फ्रूट के अंदर जितने भी कलर होता है वो आपका क्लोरोप्लास्ट देता है। ग्रीन कलर जो है बेसिकली लीफ के अंदर होता है, जो कि क्या करता है, विच एब्जॉर्ब सनलाइट। ग्रीन कलर सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और उससे रिएक्शन करता है। तो अब याद रखना कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपकी किस में हेल्प करता है? हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस करेगा आपका क्लोरोप्लास्ट, और ये लीफ के अंदर ग्रीन कलर देगा, और सारा का सारा सनलाइट एब्जॉर्ब करने में आपका क्लोरोफिल हेल्प करता है। तो कोई भी आपसे पूछेगा क्या, कौन सी चीज़ आपकी हेल्प करती है, मतलब कौन सी केमिकल हेल्प करता है प्लांट के अंदर सनलाइट की रिएक्शन करवाने में, तो आप उसका दोगे कि वो केमिकल होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किसके अंदर होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और सबसे आते हैं ल्यूकोप्लास्ट, विच प्रोवाइड व्हाट? वाइट कलर। अब जो भी मैंने आपको लीची के अंदर वाइट कलर बताया था, वो ये वाइट कलर देता है। तो बेसिकली जो वाइट है ना, वो एक कलर में नहीं आता, ब्लैक एंड वाइट को हम अलग रखते हैं बेसिकली। तो वाइट जो भी सब्सटेंस बनाने वाला है, जैसे आपने ग्राउंड नट खाए होंगे उसके अंदर वाइट कलर होगा, तो चाहे आपने सीड खाया होगा, सीड जो बहुत सारे सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड, उनके अंदर वाइट कलर होता है, तो वो ये प्रोवाइड करता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर सिर्फ लीफ के अंदर। अगर आपका फ्रूट के अंदर कोई ग्रीन कलर है, फ्रूट का ग्रीन कलर, लीफ का नहीं, फ्रूट का ग्रीन कलर, तो वो आएगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको बताना है कि किस केस के अंदर कौन सा है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए सबसे पहले कि हम लोग खाते हैं एवोकाडो, तो एवोकाडो का जो बाहर ग्रीन कलर होता है, अंदर वाइट कलर होता है, तो वो कौन देता होगा? तो बाहर वाला जो ग्रीन कलर है वो फ्रूट का कलर है, तो वो होगा क्लोरोप्लास्ट। अंदर जो वाइट कलर है वो आपका देगा ल्यूकोप्लास्ट। अब आपसे पूछा जाए कि लीफ के अंदर, ठीक है, ऊपर भी ग्रीनिश, नीचे लाइट ग्रीनिश, तो ऊपर ज़्यादा ग्रीनिश क्यों है? तो ऊपर ज़्यादा क्लोरोफिल पाया जाता है, ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट, और नीचे कम होता है। एक और चीज़ आपको प्लास्टेड के अंदर देखने को मिलेगी, वो होगी आपको कि स्ट्रोमा क्या है।
तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रोमा के अंदर ज़्यादा आपको कुछ नहीं लग रहा। प्लास्टेड के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, प्लास्टेड के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन होती है, बहुत सारी मेम्ब्रेन से बनता है। वो जो मेम्ब्रेन होती है उससे आप बोल सकते हो स्ट्रोमा। क्या बोलते हो? स्ट्रोमा। और बाद में उन मेम्ब्रेन से हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे स्टोमेटा कैसे बनता है, तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्ट्रोमा। आई होप आपको प्लास्टेड किया क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम सेल वैक्यूल के अंदर। सेल वैक्यूल क्या करता है बच्चों? अब आते हैं हम वैक्यूल के ऊपर। वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर होता है। जैसे प्लास्टेड्स भी प्लांट के अंदर थे, वैसे ही वैक्यूल प्लांट्स के अंदर होता है। पर एक आपको मैं खुफिया बात बता दूं, ये एनिमल्स के अंदर भी होता है, पर एनिमल के अंदर ये कोई काम का नहीं होता, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और बल्कि वैक्यूल प्लांट से ज़्यादा एनिमल में होता है। सच बात बता रहा हूँ आपको। जैसे प्लांट सेल है, उसके अंदर तो एक बहुत बड़ा वैक्यूल होगा, और एनिमल सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे जो इतने काम के नहीं होंगे। इसलिए याद रखना कि सिर्फ लोग बोलते हैं कि वैक्यूल प्लांट में नहीं, एनिमल में भी है, पर बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो वो नलीफाई हो जाते हैं, मतलब उनका कोई यूज़ रहता नहीं है। अब आते हैं हम प्लांट के ऊपर। ये प्लांट सेल है आपका, और वो मैंने आपको बताया एनिमल सेल है, उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होंगे। तो प्लांट सेल के अंदर पता है क्या होता है? एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल की वजह से प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा न्यूक्लियस साइड में आ जाता है। दोनों के डिफरेंस में, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच के डिफरेंस में आप ये ज़रूर देखोगे कि इसके अंदर बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और सेंटर में होता है इसका न्यूक्लियस। वहीं इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या रहता है आपका? बहुत ही साइड में रहता है, ड्यू टू लार्ज वैक्यूल। और वैक्यूल पता है इसके अंदर कितने होते हैं? 50% एरिया टू 90% एरिया। एक प्लांट सेल के अंदर 50% एरिया टू 90% एरिया सिर्फ और सिर्फ सेल वैक्यूल ले लेता है। समझ में आया? तो अगर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में कोई डिफरेंस पूछे तो आप पहला क्या बोलोगे कि इसके अंदर बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, इसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जो काम के नहीं होते, इनएक्टिव वैक्यूल्स होता है। दूसरा, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसका साइड में न्यूक्लियस होता है। तीसरा, इसके अंदर प्लास्टेड नहीं होता एनिमल सेल के अंदर, और प्लांट सेल के अंदर प्लास्टेड होता है। और इसके ऊपर सेल वॉल भी होती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती है। तो इससे एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस भी कवर होता है जब हम वैक्यूल का टॉपिक पढ़ते हैं। अब वैक्यूल के बारे में हम जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है, ये क्या काम करता है। तो इसका सबसे मेन फंक्शन होता है स्टोरेज का, और वो किसका? स्टार्च, या फिर आपका जो भी ग्लूकोज होता है, जो भी प्लांट फूड होता है। तो वैक्यूल जो है वो आपका स्टोरेज का काम करता है। और वैक्यूल कहाँ कहाँ होता है ये पता है? स्टेम के सेल में भी होता है, लीफ के सेल में भी होता है। लीफ में थोड़ा कम होता है, स्टेम जो होती है ना, जो रूट्स होती हैं, उन सब में वैक्यूल होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऑटम आता है, तो शायद पतझड़ बोलते हैं, पतझड़। तो ऑटम आता है तो उसके अंदर आप देखते हो कि लीफ गिर जाती है, लीव्स कोई काम की नहीं रहती है। तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा उस टाइम पे, मतलब विंटर के टाइम पे, इस टाइम पे कई बार होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है प्लांट के अंदर, क्योंकि लीव्स तो सारी झड़ गई। तो क्या, कैसे प्लांट जिंदा रहता है? तो क्या होता है कि जब गर्मियों में उसने फोटोसिंथेसिस किया था तो अपने वैक्यूल्स में बहुत सारा ग्लूकोज और फूड स्टोर करके रख लिया था। अब होता क्या है कि स्टेम के और रूट के सेल में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, तो वो ज़्यादा स्टोरेज करके रखते हैं। तो प्लांट की लीफ तो ख़त्म हो जाती है, वो तो इनएक्टिव हो जाती है, वो तो मर जाती है, पर उनकी स्टेम और रूट जिंदा रहती है, ताकि जैसे ही वापस स्प्रिंग आए तो दोबारा नए फ्रूट्स आए, नए उनके ऊपर फ्लावर आए और नए उनके ऊपर लीव्स आए। तो प्लांट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बाहर से आपको लगता है कि ख़त्म हो गए, पर अंदर से ज़िंदा रहते हैं। तो ये उनके बीच, उनका पास खुफिया एक शक्ति होती है वैक्यूल की, जो बहुत ही ज़्यादा स्टोरेज में उन्हें हेल्प करती है, और उनको काफ़ी ज़्यादा अंदर क्या प्रोवाइड करती है, एक स्पेस प्रोवाइड करती है जिसमें वो अपने मटेरियल रख सकता है। और पता है क्या होता है, जब आपने देखा होगा पीली लीव्स, वेटलिंग ऑफ लीव्स सुना होगा आप लोगों ने, मतलब जब पत्तियां गिरती है तो पता क्या होता है कि प्लांट्स अपना वेस्ट भी है ना, वैक्यूम, अगर कोई बहुत ही पुराना लीफ है, मतलब अब वो डेड होने वाली है लीफ, तो पता है क्या करती है, सारे के सारे पूरे प्लांट के अंदर का जो भी वेस्ट होता है, पीपल का पेड़ देखोगे कितनी सारी पत्तियां नीचे गिरती है, तो वो बड़ा भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसमें इतना ज़्यादा वेस्ट बनता है प्लांट के अंदर कि वो प्लांट का जो वेस्ट होता है ना, वो भी वैक्यूल के अंदर डाल के उससे बाद में पूरी की पूरी लीफ को गिरा दिया जाता है, क्योंकि लीफ के अंदर वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर उसका वेस्ट मटेरियल डाल के और उसे गिरा दिया जाता है। तो ये वैक्यूल का बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है कि ये वेस्ट रिमूवल का भी काम करता है। पहला स्टोरेज, दूसरा वेस्ट रिमूवल।
तो याद रखना आप, ठीक है। तो ये इसी से आपका चैप्टर ये एंड होता है। अब आप NCERT क्वेश्चन करने की कोशिश करो, एक बार NCERT पूरी पढ़ो। बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.